हेलो बच्चों, मेरा नाम है छाया प्रतिभा खिलवाड़। आप लोगों की बायोलॉजी फैकल्टी स्वागत करती हूं आपके अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस पर। बच्चों, अभिप्सा इज़ अ टीम वर्क। अभिप्सा क्या है? एक टीम वर्क है बच्चों, सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस पे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए हम आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं बच्चों, जो कि है आपका पाचन तंत्र। क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र कहें या डाइजेस्टिव सिस्टम कहें, पाचन का मतलब आप क्या समझते हो? आप भोजन करते हो, आप खाना खाते हो, है ना? आप क्या करते हो भाई? ब्रेड खाते हो, चावल खाते हो, रोटी खाते हो, सारी चीज़ें जो है आप खा जाते हो। अब ऐसा मत कहिएगा रेस्टोरेंट में जाके पिज़्ज़ा भी खाते हो, ये तो सारी चीज़ें ही खाते हो आप लोग। तो बच्चों, आज हम उसी खाने की बात करेंगे। ये जो आप फूड जो है, जो खाना जो है, जो आप खाते जाते हो, जो आप खाना खाते जा रहे हो, वो कैसे पाचन हो, उन सभी का कैसे डाइजेशन हो जाए, आज उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। भाई हम खाना तो खा लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो ऐसे ही तो नहीं कि हम चावल जैसे खा रहे हैं वो सीधे ही बाहर निकल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना? हम कुछ पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो वो ऐसे ही बाहर निकल जाए, हम कुछ और चीज़ें खा रहे हैं वो भी ऐसे निकल जाए, नहीं। तो ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता ना। आप समझिए, आप कोई बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को मुंह में खा रहे हैं, ऐसे ही पेट के अंदर वो नहीं चला जाएगा। भाई आपके पेट के अंदर ऑलरेडी छोटी छोटी नली है जो कि पतली है, उसके अंदर बड़े बड़े आप ठूस ठूस के जो खाते हैं, क्या वो सीधे पेट में चले जाएगा क्या? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। वो जो होता है, क्या होता है, जो फूड होता है छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में टूटता है, फिर आपका डाइजेशन यानी कि पाचन क्रिया होती है। चलिए आज उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे बच्चों। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे कि क्या होता है पाचन, क्या होता है पाचन तंत्र, क्या होता है, मनुष्य में पाचन की क्रिया किस प्रकार से होती है, आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते, अपने टॉपिक की ओर शुरुआत करते हैं, जो कि है पाचन। तो बच्चों, पाचन क्या होता है? पाचन क्या होता है बच्चों? तो समझिएगा, पाचन यानी कि डाइजेशन जो प्रक्रिया होती है, जटिल जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जटिल जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनका हम सीधे तो अवशोषण नहीं कर सकते, सीधे उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो उन कार्बनिक पदार्थों का जो जटिल है, ठीक है, उनका सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटना, छोटे छोटे अणुओं में टूटना, फिर उसको अवशोषण करना, यही आपका पाचन कहलाता है। ठीक है, जैसे आप कुछ भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, आप क्या क्या चीज़ें खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, यही सारी चीज़ें तो लेते हैं। ठीक, तो ये सारी जो चीज़ें आप खा रहे हो, जो ले रहे हो, वो तो जटिल पदार्थ है ना भाई? आप जो भी चीज़ें खाते हैं वो क्या है? जटिल पदार्थ है। तो वो जटिल पदार्थ जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, तब आपके ब्लड में जाके वो मिलेगा। यानी कि जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित होना या विघटन होना क्या कहलाता है? पाचन क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये होता है आपका पाचन की क्रिया। ऐसे समझिए, आप मुंह में कोई भोजन ले रहे हो, ये आपका क्या है? मुख है। ठीक है, आप भोजन ले रहे हो, भोजन खा रहे हो, तो भोजन सीधे आपके मुंह में गया, तो उसके बाद वो क्या होता है भाई? छोटे छोटे टुकड़ों में ही ना टूटेगा। तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा अर्थात वो क्या है? जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है वो क्या सरल कार्बनिक पदार्थ में टूट जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो अब यही क्रिया क्या कहलाती है बच्चों? यही क्रिया आपकी कहलाती है बच्चों, पाचन की क्रिया कहलाती है। यही कहलाती है क्या? पाचन की क्रिया कहलाती है। अर्थात वह क्रिया जिसमें भोजन के बड़े एवं जटिल जो अणु होंगे वो सरल व घुलनशील अणुओं में टूट जाएंगे और आंत्र के द्वारा यानी कि इंटेस्टाइन के द्वारा आंत्र उपकला में आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। ये जो यहाँ पर एक शब्द आया है बच्चों, आंत्र, ठीक है, ये जो शब्द आया है आंत्र करके, इसका अर्थ ये है आपके शरीर में एक छोटी आंत होती है और एक बड़ी आंत होती है। आंत्र जो होता है दो टाइप के होते हैं, एक छोटी आंत होती है और एक बड़ी आंत होती है। छोटी आंत में जैसे ही भोजन जाता है, मतलब कुछ अनपचे भोजन जो है पाचन क्रिया के लिए जब छोटी आंत में जाता है, तो
उसके बाद जाने के पश्चात वो सबसे ज़्यादा पाचन छोटी आंत में ही होता है। हम आगे पूरे डायग्राम से आपको समझाते जाएंगे, ठीक है। तो छोटी आंत में क्या होता है, सबसे ज़्यादा डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, उसके बाद छोटी आंत में ही ब्लड में जा कर के मिल जाता है और आपके शरीर में वो जो फूड आप लेते हैं वो आपके शरीर के ब्लड में मिल जाएगा। इसीलिए वहाँ पर आंत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। हम पूरे एक एक चीज़ को डायग्रामेटिक तरीके से बताएंगे, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में कि ऐसा भी होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम समझेंगे अब क्या मनुष्य में पाचन की क्रिया किस तरह से होती है। बच्चों, मनुष्य में पाचन की क्रिया किस तरह से होती है ये अब देखेंगे। देखिए बच्चों, ये जो अभिप्सा टीम बनी हुई है, मैं आपको बता दूं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैकल्टी हैं जो आपको काफ़ी नॉलेज देंगे। आपको मैथ्स के इम्पॉर्टेंट, मतलब जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैथ्स के बारे में मैथ्स फैकल्टी देंगे, फिजिक्स के नॉलेज के लिए फिजिक्स फैकल्टी है, यहाँ पर फिजिक्स की जानकारी देंगे आपको। मैथ्स, हर तरह के जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे, आप हर तरह के विषय की जानकारी यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते, फिर स्टार्ट करते हैं, हमारे मनुष्य के पाचन की बात करते हैं। तो मनुष्य का जो पाचन होता है बच्चों, मनुष्य के जो पाचन की जो प्रक्रियाएं होती है किस तरीके से होती है, तो आप खुद सोचिए भाई कि आप मनुष्य हो, आप क्या हो, मनुष्य हो, वो तो आपको भी पता है, ठीक है। तो मनुष्य की जो प्रजाति होती है, सबसे पहले वो मुख से खाना ग्रहण करती है। भाई मैं पिज्ज़ा भी खाऊंगी तो सबसे पहले क्या करूंगी, मुख से न ठूसूंगी, यानी मुख से ग्रहण करूंगी। भाई मैं कहाँ से करूंगी, मुख से करूंगी ग्रहण। यानी कि कहने का अर्थ ये है बच्चों, मनुष्य में जब पाचन की क्रिया होती है तो वो ब्रेड को हो, चाहे पिज्ज़ा को हो, चाहे चावल को हो, वो सबसे पहले मुंह के अंदर डालेगा। यानी कि मुंह के अंदर क्या करेगा, ग्रहण करेगा और क्या करेगा, चाप चाप कर खाएगा। क्या करता है वो, चबाते हुए ना खाएगा वो। तो चबाना, ये जो चबाने की क्रिया होती है वो कहाँ से हो रही है, मुख से। और मुख में क्या है, दांत होता है, ठीक है। मुख में क्या होता है, दांत होता है। तो दांत के माध्यम से ही हम भोजन को क्या करते हैं, छोटे छोटे उसमें चबाते हैं, ठीक है। चबाने के पश्चात क्या करेंगे भाई, वो सीधी सी बात है, वो नीचे चला जाएगा, है ना। चबाएंगे भोजन, जो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है क्या होता है, वो लुगदी बन जाता है ना। कैसे कैसे होता है, वो लसलसा बन जाता है। क्यों बनता है, कारण ये है कि मुख में दांत तो चबा रहा है, लेकिन जो लार होता है हमारे मुख में, जो जीभ से लार निकलते रहते हैं, है ना, तो इस लार के द्वारा जो आपका भोजन होता है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाता है, एक तो दांत उसको तोड़ दिया और इस लार के कारण वो लुगदी बन जाता है, यानी कि लसलसा बन जाता है। क्लियर है। तो लसलसा जो भोजन आप खाते हो, तो अब लसलसा भोजन आसानी से वो नीचे अंदर पाइप में मूवमेंट करेगा, यानी कि नीचे की ओर जाएगा। भाई मैं खाना खाऊंगी तो ऊपर तो नहीं आ जाएगा ना। हाँ, कभी कभी बाय द वे ऐसे चांसेस होता है, वो भी आते रहते हैं, बाद में बताएंगे उस टॉपिक को, ठीक है। तो अब समझिए, खाना हम मुंह में लिए और नीचे गया और नीचे एक पाइप के द्वारा हमारे पेट में चला जाता है। पेट में जाने के बाद डाइजेशन होता है। तो अब एक एक चीज को आप समझते जाओगे कि भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है, कैसे जाता है, क्या क्या ऑर्गन होते हैं, ये सारी चीजें आप समझते जाओगे। तो मनुष्य में जो पाचन होता है बच्चों, सबसे पहले वो जाता है कहाँ, मुंह में जाता है, हमारे मुख में जाता है। सबसे पहले कहाँ जाएगा, मुख में जाता है, ठीक है। मुख के बाद एक पाइप होती है, एक नली होती है, जिसको हम कहते हैं आहार नाल कहते हैं। बताएंगे पूरा मुख से लेकर के पूरा जो नीचे तक का जो नली होता है, यानी कि गुदा द्वार, मुख से लेकर गुदा द्वार तक का जो भाग होता है, इन सब को हम कहते हैं आहार नाल ही कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक, मुख से लेकर आपके, ये देखा आपका मुंह है, ठीक है, आपका ये क्या है, मुंह है ना। तो ये आपका मुंह से लेकर के आपके गुदा द्वार तक, गुदा द्वार अर्थात एनस तक का जो भाग होता है बच्चों, इसी को हम कहते हैं क्या, आहार नाल कहते हैं, ठीक है। और क्या क्या चीजें इसमें होंगी बच्चों, इसमें आपको दिखाई देगा क्या, अमाशय दिखाई देगा, अमाशय दिखाई देता है बच्चों, ठीक है। छोटी आंत दिखाई देगी यहाँ पर,
आमाशय, छोटी आंत दिखाई देगी, बड़ी आंत दिखाई देगी, मलाशय दिखाई देगा। ये सारी की सारी चीजें आपको मनुष्य के पाचन तंत्र में दिखाई देगा। एक एक के बारे में हम समझते चलेंगे कौन क्या क्या कार्य करता है। चलिए देखें, तो अब समझिए, सीधा हम अब डायग्राम से बताते जाएंगे कि क्या क्या वर्क हो रहा है। ठीक है, तो देखिए भाई, ये आपका ओरिजिनल आपका क्या है, पाचन तंत्र है। ठीक है, यही आपका ओरिजिनल पाचन तंत्र है जो इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन से अंग यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। ऐसे तो हर एक अंग जो होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मुख्य अंगों के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। कैसे, तो देखिए, तो सबसे पहले हमको पता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमको पता है क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है मनुष्य के पाचन तंत्र में। तो जैसा कि हम सबको पता है, ये क्या होता है, ये देखिए इस अंग में मुख नहीं दिया है, लेकिन आप समझोगे कि यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, मुख होगा। ठीक है, आप क्या देखोगे, सबसे पहले आपका मुख होता है। क्लियर है, मुख के बाद आप याद रखेंगे पाचन तंत्र जो होता है बच्चों, पाचन की जो क्रिया होती है दो महत्वपूर्ण नामों के द्वारा ही संपन्न होती है। एक को हम कह देते हैं क्या, एलिमेंट्री कैनाल, अर्थात उसे हम आहार नाल कहते हैं। मुख्य अंग पाचन तंत्र में दो ही होते हैं, पहला जो होता है आहार नाल होता है। क्या होता है, आहार नाल होता है। पहला कौन सा होता है, आहार नाल होता है। और दूसरे की बात करें, देखिए पहला जो होता है यहाँ से यहाँ तक का जो भाग होता है इसे ही हम कहते हैं क्या, आहार नाल कहते हैं। यहाँ से लेकर, मुख से लेकर आपका गुदा द्वार, ये क्या है आपका गुदा द्वार, मुख से लेकर गुदा द्वार तक का पूरा जो भाग होता है इसी को हम कहते हैं बच्चों आहार नाल कहते हैं। दूसरा मुख्य अंग जो होता है उसे हम कहते हैं बच्चों सहायक ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, सहायक ग्रंथि कहते हैं। क्लियर है। अब जो ग्रंथि होती है बच्चों, ठीक है, ग्रंथि अर्थात ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड से सीधी सी बात है, ग्रंथि जो है द्रव को सिक्रित करती है, यानी कि कुछ आपके द्रव का सिक्रीशन करती है, स्रावित करती है। ठीक है, आगे देखते जाएंगे कौन कौन से सहायक ग्रंथि होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मुख्य अंग अर्थात एलिमेंट्री कैनाल की हम बात करेंगे, जो कि है क्या, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। अब ये क्या है समझते जाइए। तो इस आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं, आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं, चलिए एक नज़र इस पे डालते हैं। देखिए सबसे पहले आपका क्या होता है, मुख होता है। आप इधर देखते जाइए भाई, सबसे पहले क्या मुख होता है, ये आपका मुख हो गया। ठीक है, ये आपका क्या है, मुख। फिर मुख जो है एक गुहा में खुलेगी, कहाँ खुलेगी, मुख गुहा में खुलेगी। ये इसके अंदर का जो भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, देखिए ये के अंदर कहाँ खुली, एक मुख गुहा में खुल रही है। सबसे पहले कहाँ मुख की बात करते हैं, मुख आगे चल के कहाँ खुल रही है, मुख गुहा, क्या है, मुख गुहा में खुलती है। ठीक है, अब मुख गुहा की बात के कौन सी भाग आएगा, अब इसे हम कहेंगे क्या, ग्रसनी कहते हैं। मुख गुहा के जस्ट नीचे क्या होता है, ग्रसनी होता है। और ग्रसनी के जस्ट नीचे वाली जो आपको नलिका दिखी, देखिए ये क्या है, ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं ग्रसनी बोलते हैं। ठीक है, मुख गुहा आगे चल के कहाँ खुली, ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी के बाद आगे आपको बड़ा सा पाइप दिखाई दे रहा है, ये देखो लंबा सा पाइप दिखाई दे रहा है। ये जो पाइप आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इसको हम कहते हैं ग्रास नली कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, ग्रास नली कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। ठीक है, अब जो ग्रास नली है आगे चल के कहाँ खुल रही है, तो आगे चल के ये ग्रास नली जो है आमाशय में खुलती। ये क्या है आपका
अमाशय में खुलती है। ठीक है, लाइन से समझते जाइए। सबसे पहले कहाँ, मुख में। मुख आगे चल के आप फाड़ोगे मुख को तो कैसे दिखाई देगा, मुख गुहा ही ना दिखाई देगा, मुख गुहा कहते हैं इसे। अंदर वाला जो भाग है उसको हम मुख गुहा कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं। आगे चल के वो किस पे खुलेगा भाई, वो खुलेगा ग्रसनी में खुलेगा। आगे चल के कहाँ खुल रहा है, ग्रसनी में खुल रहा है। फिर ग्रसनी आगे चल करके एक लंबी पाइप में खुल रही है, इसको हम क्या बोले, उसे हम ग्रास नली बोले। उसे हम क्या कह रहे हैं, ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली आगे चल के कहाँ खुल रही है, स्टमक में, अर्थात अमाशय में खुलती है। ठीक है, अब अमाशय आप देख रहे होगे, अमाशय जो है फिर एक नली में खुल रही है, इसको हम कहते हैं क्या, इस नली को हम कहते हैं छोटी आंत कहते हैं बच्चों। इस नली को क्या कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। और छोटी आंत जो होता है 3 भागों में विभाजित होता है, यानी कि इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो एक को हम कहते हैं, आप समझते जाइएगा, एक को हम कहते हैं डियोडिनम कहते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, डियोडिनम कहते हैं। देखते जाइए, सबसे पहले कहाँ, डियोडिनम अर्थात ग्रहणी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डियोडिनम अर्थात ग्रहणी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रहणी, तीसरा, पहला पार्ट क्या है, डियोडिनम यानी कि ग्रहणी। आगे चलकर फिर एक और नली में खुलेगा, यानी कि हम छोटी आंत की बात करें। छोटी आंत 3 भागों में विभाजित है, ऐसा बोल सकते हैं कि 3 भाग से ये बना हुआ है। पहला है जो क्या, ग्रहणी है। फिर आगे चलकर कहाँ खुला, अग्र शुद्रांत में खुला है, अग्र शुद्रांत में खुला। फिर ये आगे चल के एक इलियम में खुलता है, इसको हम क्या कहेंगे, ग्रहणी। इसको जेजुनम, जेजुनम कहते हैं। और इसको कहते हैं डियोडिनम कहते हैं, इसको डियोडिनम कहते हैं, इसको जेजुनम कहते हैं। और लास्ट जो भाग होता है सबसे आखिरी, इसको हम कहते हैं क्या, इसे हम कहेंगे बच्चों क्या, इलियम कहते हैं। क्या कहेंगे, इलियम कहते हैं। ठीक है, अब 3 भाग हो गए आपके आंत के, 3 भाग हो गए, यानी कि एक हो गया क्या आपका इलियम हो गया, एक हो गया आपका डियोडिनम हो गया, और एक और हो गया आपका जेजुनम। ठीक है, 3 उसके भाग होते हैं। क्लियर है, अब देखते जाइए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए, अमाशय से भोजन कहाँ गया, आंत में। आंत के कितने भाग, 3। ठीक है, डियोडिनम हो गया, जेजुनम हो गया और इलियम हो गया। आगे फिर चलते जाएंगे तो आगे जो भोजन है अब कहाँ चले जाएगा, वो जाएगा आपके बड़ी आंत में। ये सारी चीजें क्या है, आपको ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है ना, इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, क्वाइल्ड संरचना दिखाई दे रही है, घुमावदार। आप ऐसे खींच दो भाई, वो तो इतनी ज्यादा लंबी नली है कि यहाँ आ नहीं पाएगा। ठीक है, इसीलिए वो कुंडली के रूप में उपस्थित होती है। तो ये कुंडली नुमा संरचना जो है यही आपका आंत होता है। ठीक है, अब आंत जो है, छोटी आंत जो है कहाँ खुल रही है, इस बड़ी, देखिए छोटी आंत यहाँ पर खत्म हुई, अब कहाँ जा रही है ये, बड़ी आंत में। अब कहाँ जा रहा है ये, बड़ी आंत में, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन पर जा रहा है। क्लियर है, मतलब अमाशय में भोजन था वो कहाँ गया, छोटी आंत में गया, छोटी आंत से बड़ी आंत में। ये आपको जिस तरीके से दिखाई दे रहा है बाहरी स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं बड़ी आंत कहते हैं। और ये भी 3 भागों में बटा हुआ है। देखिए एक इस तरफ दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है आपको, ये बड़ी आंत है। बड़ी आंत के कितने भाग में दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 भाग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसको हम देखिए, छोटी आंत बड़ी आंत में जिस जगह पर खुलेगी उस भाग को हम कहते हैं क्या, उसको हम अंध नाल कहते हैं, यानी कि हम उसे सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं, अंध नाल अर्थात सीकम कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, सीकम कहते हैं। देखिए यहाँ पर सीकम आपको दिखाई दे रहा है। अब इस बड़ी आंत को जैसे कि मैंने बताया कि 3 भागों में इसको भी डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से पार्ट है, इस भाग को हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं आरोही वृहदंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, आरोही अर्थात असेंडिंग, असेंडिंग भाग इसको कहते हैं, असेंडिंग कोलॉन कहते हैं, इसको असेंडिंग कोलॉन कहते हैं, अर्थात आरोही वृहदंत्र। ठीक है, अब आपको ऊपर का भाग दिखा, ये है क्या आपका आरोही वृहदंत्र। ठीक है, ये वाला भाग क्या कहलाता है आपका, आरोही वृहदंत्र।
अर्थात असेंडिंग कोलॉन कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? असेंडिंग कोलॉन कहते हैं। ठीक है, अब आपका ऊपर वाला जो भाग दिखाई दे रहा है बच्चों, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलॉन कहते हैं, अर्थात अनुप्रस्थ वृहदंत्र। इसको हम क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ वृहदंत्र कहा जाता है। ठीक है, अब तीसरे भाग की हम बात करिए, ऊपर वाला हो गया, अब तीसरे भाग, इस भाग की बात करें हम, इस भाग को हम क्या कहते हैं? इसको हम, ये देखिए ट्रांसवर्स हो गया, अब ये वाला जो भाग होता है इसको हम कहते हैं अवरोही, डिसेंडिंग, अवरोही वृहदंत्र कहा जाता है। ये आपका क्या हो गया? आरोही, ये क्या है? अवरोही, बीच का अनुप्रस्थ। तीन आपको भाग में दिखाई देता है। आगे चलकर यही जो बड़ी आंत होती है वो मलाशय से गुदा में खत्म हो जाती है, कि लास्ट आपका भाग कहाँ खुलेगा? गुदा द्वार में खुल जाता है। एक बार फिर से बताते हैं, सबसे पहले भोजन मुख में जाता है, मुख के बाद कहाँ जाएगा? ग्रसनी, मुख गुहा में खुलेगा, मुख गुहा से ग्रसनी में खुलेगा, ग्रसनी से ग्रास नली में खुलेगा, ग्रास नली से आपका अमाशय में जाएगा, अमाशय के बाद कहाँ जाएगा? सीधी बात है वो छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत जो है तीन भागों में डिवाइडेड होती है, डियोडिनम होता है, जेजुनम होता है, आपका क्या होता है? जेजुनम होता है, और तीसरा जो होता है वो इलियम होता है। ठीक है, अब छोटी आंत से कहाँ जाएगा भोजन? बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत में क्या होता है? इसके भी 3 पार्ट होते हैं, लेकिन छोटी आंत बड़ी आंत पे किस जगह पर खुलेगा? सीकम स्थान पर खुलेगा, मतलब ये क्या कहलाता है? सीकम कहलाता है, अर्थात इसे हम अंधनाल कहते हैं, अंधनाल या सीकम कहते हैं इसे। ठीक है, ये यहाँ पर खुला। अब खुलने के पश्चात जो बड़ी आंत होती है 3 भाग में डिवाइडेड है, एक है आरोही, एक है अनुप्रस्थ, और तीसरा है क्या? अवरोही। ठीक है, आरोही, अवरोही और अनुप्रस्थ। फिर आपका जो है भोजन कहाँ को जाएगा भाई? फिर वो जाएगा गुदा में जाता है, यानी कि मलाशय से गुदा द्वारा वो बाहर निकल जाता है और आप टॉयलेट जाते हो। ये सारी चीज़ें जो है क्रियाएं होती है। ठीक है, आई होप ये आपको पाचन तंत्र समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम अब पूरे एक एक चीज़ को बताने की कोशिश करते जाएंगे कि मुंह में क्या होने वाला है, कौन से भोजन का डाइजेशन होने वाला है। आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते जाते हैं कि मुख में क्या क्रिया होती है। हम एक एक चीज कार्य को समझते जाएंगे कि मुख में क्या होता है भोजन का। तो भाई देखते जाइए, मुख में सबसे पहले क्या होता है भोजन का? तो सबसे पहले आप देखोगे दांत के बारे में। मुख में हमने भोजन लिया, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो उस बड़े बड़े भोजन को छोटे छोटे भागों में क्या करेगा मुख हमारा? मुख में उपस्थित है हमारा दांत, और दांत का काम होता है तोड़ने का। छोटे छोटे मतलब जटिल पदार्थों को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, यानी कि छोटे छोटे अणुओं में विभाजित कर देना। तो हमने खाया क्या? मान लो जाए हमने खाया चावल, हमने खाया कुछ और भी खा लिए, तो ये सारी चीज़ें जो हम खा रहे हैं वो किसके माध्यम से चबा रहे हैं भाई? वो बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कर रहे हैं। किसके माध्यम से करेंगे? हम करेंगे इसी दांत के माध्यम से। दांत जो हमारा होता है बच्चों, ये जो दांत होता है इसी के द्वारा हम क्या करते हैं? भोजन को चबाते हैं। ये तो सभी को पता है भाई, दांत से ही तो चबाएंगे, इसमें कोई नया क्या है? कुछ नया नहीं है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं बच्चों कि दांत से तो चबा रहे हैं, लेकिन कौन सा दांत क्या कार्य करता है हमें पता नहीं होता है। तो आज उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि सबसे पहला जो दांत होता है, जैसे हमने भोजन किया उसके बाद जो हमारा दांत रहेगा उस चबाने का जो कार्य कर रहा है, तो इन दांतों के बारे में हम नॉलेज लेंगे कि इस दांत को कहते क्या क्या है। तो बच्चों, जब आप मुंह फाड़ोगे, मुंह खोलते हो ना, ऐसे मुंह ऐसे खोलते हो खाने के लिए आ करते हो, तो अब देखो मुख में सबसे पहले इस तरह के आपके मुख में संरचना दिखाई देती है। अब देखिए सबसे ऊपर का जो भाग है दिखाई दे रहा है, 2 जबड़ों में दिखाई दे रहा है। एक ऊपर वाला जबड़ा दिखाई दे रहा है और नीचे वाला जबड़ा दिखाई दे रहा है।
ऊपर वाले जबड़े में भी आपको दांत ही दिखाई दे रहे हो, नीचे वाले जबड़ों में भी आपको दांत ही दिखाई दे रहे हैं। तो ऊपर वाले जबड़ों की हम बात करें, देखिए दांत की मैं एक बात बता दूं बच्चों, जैसे आप बचपन में, ठीक है, बचपन में छोटे छोटे दांत आपके निकलते थे, तो वो जो दांत, अभी भी आप बच्चों को देखोगे तो छोटे छोटे दांत रहते हैं उनके, उसको हम क्या बोलते हैं, दूध के दांत है। क्या कहते हैं हम उसे, दूध के दांत है। तो आपको बता दूं बच्चों, 6 से 13 साल के बच्चों में जो दांत होते हैं उसको हम दूध के दांत कह देते हैं। 6 से 13 साल तक आते आते इनकी संख्या लगभग 20 रहती है। कितनी रहती है, 20 होती है दांत। अगर हम 6 से 13 वर्ष की बात करें बच्चों की, तो उनमें दांतों की संख्या 20 तक होती है। 20 अर्थात ऊपर 10 और नीचे 10, ये टोटल हो गए कितने, 20 हो गए। ऊपर जबड़े और नीचे जबड़े की बात हो रही है। लेकिन जैसे ही वो उनका एज बढ़ेगा और 25 तक आते आते टोटल उनमें दांतों की संख्या हो जाती है 32। ठीक है, कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। ऊपर 16 और नीचे 16, 16 16 करके 32 दांत होते हैं आपके। कौन से, आप जब बड़े हो जाते हैं उस स्टेज में, इसको हम बोलते हैं स्थायी दांत कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थायी दांत कहते हैं। जबकि इस 20 को हम कहते हैं दूध के दांत कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम दूध के दांत कहते हैं और इसे हम स्थायी दांत कहते हैं 32 को। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इस दांत के स्ट्रक्चर में। तो सबसे भाग जो स्टार्टिंग का जो भाग होता है बच्चों, ये वाला, ठीक है, ये वाले जो आपके दांत होते हैं स्टार्टिंग में जो पाए जाते हैं ये, ठीक है, इसको हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंसाइजर कहते हैं, यानी कि कृतंक कहते हैं। क्या कहते हैं, कृतंक कहते हैं। ठीक है, इस क्या कहेंगे, कृतंक कहते हैं, कृतंक कहते हैं। ठीक है, अब इसके जस्ट इन दांत, ये ऊपर नीचे दोनों को हम क्या कह दिए, कृतंक या इंसाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसाइजर कहते हैं। अब इसके बाद जो दांत होता है बच्चों, इसके बाद ये ऊपर नीचे इंसाइजर हो गया और इसके जस्ट ये वाला जो दांत होता है बगल में नुकीला कलर का जो आपको दिखाई देता है, नुकीला कलर का ये जो दांत दिखाई देता है बच्चों, इस दांत को हम कहते हैं क्या, कैनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनाइन कहते हैं बच्चों, यानी कि रदनक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रदनक कहते हैं। ठीक है, अब आपका नीचे की ओर जाओगे, इधर की ओर, इधर के हम ब्रश करते हैं ना ऐसे ऐसे, तो नीचे की ओर अगर जाओगे तो आपको 2 टाइप के दांत दिखाई देते हैं। शुरुआती में जो आपको दांत दिखाई देगा उसे हम कहेंगे प्री मोलर दांत कहते हैं, अग्र चवर्णक दांत कहते हैं। फिर आपका जस्ट लास्ट में जहां पर आपके दांत बहुत सड़ते जाते हैं, होते हैं ना, अपन दांत दर्द हो रहा है, दांत सड़ रहा है, तो वो कौन से दांत दिखाई देते हैं बच्चों, पीछे के जो दांत दिखाई देते हैं उसे हम मोलर कहते हैं, अर्थात चवर्णक कहते हैं। अग्र चवर्णक चवर्णक कहते हैं, इसे हम रदनक कहते हैं और इसे हम कृतंक कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, अग्र चवर्णक कहते हैं और इसे हम चवर्णक कहते हैं। तो इस प्रकार से अग्र चवर्णक, चवर्णक, रदनक, इंसाइजर 4 प्रकार के दांत होते हैं। जब हम भोजन को सबसे पहले चबाते हैं तो कहाँ से चबाना स्टार्ट करते हैं, इसी कृतंक के माध्यम से हम चबाना शुरू करते हैं, अर्थात हम इंसाइजर से ही, इसी इंसाइजर से ही हम चबाना शुरू करते हैं। दूसरा आपका जो है कैनाइन अर्थात नुकीला भाग होता है, उससे हम भोजन को, कोई अगर कठोर भोजन है तो उसे हम फाड़ने के लिए, जैसे मान लो जाए कोई से एकदम जैसे कठोर, कोई कठोर मांसपेशी है, उसको हमको खींचना है, फाड़ना है, तो हम क्या करते हैं, मान लो गन्ना है उसी को ही फाड़ रहे हैं, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम इस दांत की शुरुआत करते हैं। उसके बाद अगर इससे काम ना हो पाए तो हम कैनाइन से स्टार्ट करते हैं, इससे हम फाड़ने का कार्य करते हैं। अर्थात कठोर भोजन को फाड़ने का कार्य जो करता है वो आपका होता है कौन, रदनक अर्थात कैनाइन होता है। ठीक है, अब बचे हुए जो भाग होते हैं, जो छोटे छोटे भाग होते हैं जिसको हम चबा सकते हैं हल्का फुल्का, उस भाग को हम कह देते हैं क्या, प्रीमोलर और मोलर। अर्थात प्रीमोलर और मोलर जो है, बचे हुए जो टूट गए भाग हैं, चबा चुके भाग हैं, उसको सिर्फ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में और तोड़ने का कार्य करते हैं। ये कौन करता है, प्रीमोलर अर्थात मोलर। कहने का मतलब ये है बच्चों, मुख में जब भोजन जाता है तो उसे
चबाने का कार्य जो करता है हमारा दांत करता है, और हमारा दांत इस प्रकार से होता है। ऊपर वाले भाग को तालू कहते हैं। जैसे हमको पता है ये क्या है, तालू है अंदर वाला भाग, और ये दो तरह के तालू होते हैं। ये जो हमारे जो होते हैं ये प्लेट अर्थात तालू जो है दो तरह के होते हैं। एक होता है कठोर होता है, ये वाला भाग जो होता है कठोर होता है, इसे हम कठोर तालू कहते हैं, कठोर, ठीक है, ये कठोर तालु होता है। और ये क्या होता है, कोमल तालु होता है, इसे हम क्या कहेंगे, कोमल तालु कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, कोमल तालु, सॉफ्ट प्लेट, ठीक। तो इस तरीके से, और ये हमारा टंग है, ये दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, दांत की संरचना होती है, और भोजन जो है टूटने का जो कार्य होता है यहीं से स्टार्ट होता है। देन इसके बाद होता है हमारा जीभ का काम होता है। जीभ, ये जो भाग होता है जीभ का काम होगा, और जीभ में सीधी सी बात है लार स्रावित होता है ना। लार तो देखे होंगे, हमेशा पानी निकलते रहता है इससे, ये क्या है, लार स्रावित होता है। लार जो क्या करता है, भोजन को लुगदी बनाने का कार्य करता है। हमने भोजन को चबा लिया दांतों से, और चबाने के पश्चात जो हमारा लार होता है, स्लाइवा जो होती है, याद रखेंगे लार में लार ग्रंथि होती है जो एक द्रव को सिक्रिट करती है। लार ग्रंथि, लार यानी कि स्लाइवरी ग्लैंड जो होता है स्लाइवा को सिक्रिट करती है, लार को सिक्रिट करती है, जिससे भोजन क्या बनता है, वो लुगदी बनता है, नम बनते जाता है, ठीक है। वो क्या करती है, बैक्टीरिया को भी खत्म करने का भी कार्य करती है, ठीक है। एक चीज और बच्चों याद रखेंगे, जब भी आप पाचन तंत्र पढ़ते हो तो एक चीज दिमाग में बैठा के रखोगे, सारी क्रियाएं जो होती जाएगी पचने की वो एंजाइम्स के द्वारा ही होती जाएगी। बाकी का काम जो रहेगा क्या रहेगा, भोजन को तोड़ देगा, नम बना देगा, लेकिन अगर ग्रंथि है तो वहाँ पर एंजाइम सिक्रेट होगा, और एंजाइम्स का ही कार्य होता है भोजन को पचाने का, ठीक है। दिमाग में बैठा लो आप सभी लोग, एंजाइम्स ही जो होता है वही भोजन को पचाने का कार्य करता है, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। लार ग्रंथि में तो हो गया, तो जो भी हम फूड खा रहे हैं, मान लो जैसे सबसे पहले हमने फूड खाया, उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे हम खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुक्र शर्करा युक्त पदार्थ होता है, तो शर्करा युक्त पदार्थों का जो पाचन होता है वो यहीं से शुरू हो जाता है, लार ग्रंथि से ही, स्टार्टिंग मुंह से ही हो जाता है, लार ग्रंथि से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको लार ग्रंथि के बारे में ही, जैसे ही मैंने कहा लार के बारे में, तो आपको जानना जरूरी है इस लार पे लार ग्रंथि होता है, ठीक है। तो ये जो लार ग्रंथि होती है बच्चों, कौन कौन सी होती है, तो भोजन में लार ग्रंथि होती है, 3 तरह के आपके लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो इस अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले वो नाम लिखा है उसको अभी देखते जाइए, और ये डायग्राम को देखते जाइए आप लोग, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें तो ये है क्या, अधोजिह्वा, अधोजिह्वा अर्थात सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, अधोजिह्वा अर्थात सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। दूसरे की बात करें तो ये है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, यानी कि हम इसको सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी कहते हैं, सेम है, हम और अथवा या भी करके प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हो 2 नाम हो गया, एक कौन सा, अधोजिह्वा, जिसको हम कह दिए क्या, सबलिंगुअल ग्लैंड कह दिए। दूसरा अधोहनु ग्रंथि, जिसको हम कह दिए सब मैक्सिलरी ग्लैंड, अधोहनु ग्रंथि। तीसरा है आपका पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि अर्थात उपकर्ण ग्रंथि, नाम से स्पष्ट है उपकर्ण, ठीक है। अब समझते जाइए, सबसे पहले जो जीभ में जो ग्रंथि होती है बच्चों, उसी को हम कहते हैं क्या, सब लिंगुअल ग्रंथि कहते हैं। जबड़ों में जो ग्रंथि होती है, याद रखेंगे ये जो होता है कहाँ होगा, जीभ में, जीभ में जो ग्रंथि होगा वो क्या होगा, अधोजिह्वा ग्रंथि होता है। अधोहनु की बात करें, ये जो होता है कहाँ होगा, जबड़े में होता है, कहाँ होगा, जबड़ा, ये जो आपका जबड़ा है वहाँ पर पाया जाता है कौन सा ग्रंथि, सब मैक्सिलरी ग्लैंड अर्थात अधोहनु ग्रंथियाँ
पाई जाती है। अब हम बात करेंगे किसके, कर्ण यानी कि पैरोटिड जो ग्रंथि होती है आपके कर्ण तरफ, कर्ण के भाग में जो ग्रंथि पाई जाएगी उसे हम कहेंगे क्या, पैरोटिड अर्थात उपकर्ण ग्रंथियां कहते हैं। 3 प्रकार के, देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखो, कान की तरफ कौन सा है, पैरोटिड ग्रंथि है, जबड़े की तरफ कौन सा है, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्रंथि, और आपका सब लिंगुअल जो ग्रंथि है उसे ये कहाँ पर है, जीभ पर, ये कहाँ है, जीभ पर। तो इस प्रकार की लार ग्रंथि पाई जाती है जो कि स्टार्च का वो क्या करती है, विघटन करती है, उसको डाइजेस्ट करने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये है आपका। अब आपका जो भोजन है, मुख हो गया, लार में हो गया काम, अब भोजन कहाँ जाएगा, अब जाता है आपके, सीधी सी बात है, मुख में हो गया है ना, आपके तीनों ग्रंथियों का बारे में हम जानकारी ले लिए। अब जाएगा ग्रसनी में, और ग्रसनी, अब देखिए थोड़ा सा और चीज़, हमारे जब ये जैसे हम भोजन खाते हैं तो मुख गुहा के पश्चात 2 नली आपको दिखाई देती है। ठीक है, जो हम कहते हैं ना श्वास नली और एक फूड पाइप जो है जहाँ से खाना निकलता है, तो 2 नली हो गई। तो देखिए भाई, जब हम सांस लेते हैं तो आप देखे होंगे सांस की एक अलग नली होती है, और हम जो खाना खाते हैं उसकी एक अलग नली होती है। ठीक है, यानी कि ग्रास नली और जो हम कहें श्वास नली, तो दोनों ही नली अलग अलग होती है। जो श्वास नली में क्या होता है, एक वहाँ पर इपीग्लॉटिस होता है, इपीग्लॉटिस होता है, जिसके वजह से जब हम खाना खाते, ऐसे समझिए, ये ऐसा नली बना दी मैंने, ये नली बना दी है। ठीक है, ऐसा बनाते हैं इसको, ये हुआ, और यहाँ पर से एक नली और यहाँ से एक और नली, तो ये वाला जो भाग होता है बच्चों, इसे है हम कहते हैं इपीग्लॉटिस कहते हैं। इससे क्या कहेंगे, इपीग्लॉटिस कहते। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें अच्छे से दिखाई दे रहा है, देखिए ये है आपका इसोफेगस अर्थात ग्रास नली है। तो यहाँ पर ग्रास नली और ग्रसिका की बात करें तो देखिए ग्रसिका से नीचे क्या है, ग्रास नली, और यहीं पर है आपका क्या, इपीग्लॉटिस, अर्थात जब आप खाना खाते हो तो इपीग्लॉटिस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इपीग्लॉटिस क्या होगा, बंद हो जाएगा, ताकि आपका जो खाना है अर्थात जो भोजन खाते हो वो ग्रास नली में जाए, ना कि श्वास नली में जाए। जैसे ही इपीग्लॉटिस बंद होगा तो सीधी सी बात है, आपका खाना इस ग्रास नली में जाएगा। ठीक है, लेकिन और अगर वो खुल रहा है, हम सांस ले रहे हैं, हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने के पश्चात जिस नली में, ये नली आगे चल के कहाँ बढ़ेगी, फेफड़ों में, दोनों तरफ के कहाँ जाएगी, लंग्स में न जाएगी। तो दोनों तरफ के लंग्स में जब जाएगी तो इपीग्लॉटिस जो होता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो खुल जाता है, लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो वो इपीग्लॉटिस बंद हो जाता है। तो ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जब जब हम ऑक्सीजन लेते हैं इपीग्लॉटिस खुलते जाता है। तो ऐसी प्रक्रियाएं होती है। क्लियर है। अब भोजन जो है ग्रास नली में क्या होता है, श्लेष्मा युक्त पदार्थ होते हैं जो उसको नमी प्रदान करते हैं। अब भोजन कहाँ जाएगा भाई, जैसे कि मैंने कहा था स्टमक में जाता है। स्टमक में प्रोटीन का कुछ मात्रा में वसा का पाचन होता है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन का कुछ मात्रा में वसा का पाचन होता है। याद रखेंगे क्यों होता है, समझिए। स्टमक में जठर रस स्रावित होता है। पहली बात, स्टमक अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हो तो किस आकार की दिखाई दे रही है, ये आपको जे आकार की नली दिखाई दे रही है। जे दिख रहा है, मुझे तो जे दिख रहा है भाई, आप लोगों को भी जे दिख रहा होगा। तो जे आकार की नली हमको दिखाई देती है, और इस स्टमक में क्या होता है, इसमें जठर रस का स्रावण होता है। इसके अंदर जठर रस स्रावित होते हैं, और जठर रस में आपका यहीं पर HCl एंजाइम्स का भी सिक्रेशन होता है, जो पाचन में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन युक्त पदार्थ और कुछ मात्रा में वसा का डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भोजन कहाँ जाएगा, अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहीं पर आपको एक चीज़ और बताऊं तो यहीं पर है आपका क्या, लीवर आपको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, यकृत यानी कि लीवर दिखाई दे रहा है। और इस लीवर में बच्चों, इसी लीवर में पित्त रस का स्रावण होता है। आप ध्यान रखेंगे लीवर के बारे में। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, जो कि 1.5 किलो होती है भाई, यानी कि 1.5 kg होती है। ठीक है, तो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मनुष्य की।
ठीक, तो हम इसको क्या बोलेंगे, यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और यहाँ पर पित्त रस का सिक्रीशन करती है। और जो ये पित्त रस जो होते हैं बच्चों, ये भी फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वसा के पाचन में मदद करते हैं। अब ये जो पित्त रस जैसे ही बन जाता है, एक छोटी थैली के नुमा जो संरचना होती है वहाँ पर जाकर रुक जाती है, अर्थात ऐसा हम कह सकते हैं यहाँ पर जो द्रव बना यानी कि पित्त रस सिक्रेट हो रहा है और ये पित्त रस सिक्रेट होने के पश्चात कहाँ चला जाएगा, इस ग्लाल ब्लैडर अर्थात पित्ताशय में चला जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, पित्ताशय कहते हैं, गाल ब्लैडर को हम कहते हैं। और ये जो पित्त रस कहाँ चला जाएगा, इस गाल ब्लैडर में चला जाता है। फिर अब देखिए ये जो पित्त रस है ये भी कहाँ चला जाएगा, इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में चला जाता है। याद रखेंगे जितने भी आपके पित्त रस है या है हम जठर रस है, ये सारे के सारे जो है पाचन में मदद करते हैं। ठीक है, आगे देखते जाइए। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ये आमाशय में गया भोजन, आमाशय में जाने के पश्चात कहाँ जा रहा है, आपके छोटी आंत में। मैं साथ साथ लेकर चल रही हूँ, इससे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने पूरे प्रोसेस बता दिए हैं कि भोजन कहाँ से कहाँ तक जाता है, कहाँ पर नली क्या खुलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, अब देखते जाइए भोजन कहाँ जाएगा, स्टमक से कुछ देखिए कुछ मात्रा में भोजन का पाचन हुआ अर्थात प्रोटीन का पाचन हो गया। यहाँ पर कुछ कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा युक्त पदार्थों का पाचन हुआ मुंह में, लार में। ठीक है, लेकिन अब अधिकांश जो भाग होता है अर्थात हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, हम प्रोटीन की बात करें, हम वसा की बात करें, अधिकांश जो भाग होता है उनका पाचन होता है कहाँ, इस स्मॉल इंटेस्टाइन पर होता है। ठीक है, तो जब आमाशय डिओडिनम में खुलता है, सबसे पहले वो कहाँ खुलेगा, इस डिओडिनम में खुलता है। ठीक है, अब डिओडिनम अर्थात ग्रहणी में खुलता है, तो ग्रहणी कैसी आकार की नली है, यू आकार की नली होती है, जो कि सबसे पहले भोजन यहीं जाएगा। कुछ मात्रा में पाचन हुआ, फिर आगे बढ़ करके वो कहाँ चले जाएगा, ये जैजुनम में चला जाएगा, है ना। बीच का भाग क्या कहलाता है, जैजुनम कहलाएगा। फिर लास्ट का जो भाग होता है हीलियम कहलाता है। यहाँ पर जैजुनम नहीं दिया है, लेकिन आपको बता दूं बच्चों कि यहाँ पर 3 टाइप के ग्रहणी इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 प्रकार के यहाँ पर अंग होते हैं। तो ये है आपका क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा सभी का पाचन जो है अधिकांश मात्रा में यहाँ पाचन हो जाता है। अब बच गए कुछ और पदार्थ जो हैं बच जाते हैं, कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल जो बच जाते हैं वो अब कहाँ चले जाएंगे, बड़ी आंत में। देखिए लाइन से ये जाते जा रहे हैं, अपना फूड जो है लाइन से जाते जा रहा है। हमारा जो खाना है वो कहाँ जा रहा है, लाइन से, यहाँ से आमाशय से होते हुए, जैसे यहाँ से गया आमाशय में गया, आमाशय से कहाँ, छोटी आंत में। यहाँ पर आपको नीचे तरफ देखिए छोटी आंत हो गया, छोटी आंत में जाने के पश्चात बड़ी आंत में जा रहा है, तो छोटी आंत में अधिकांश का तो पाचन हो गया। अब बचा क्या, बड़ी आंत बचा। अब बड़ी आंत में जाने के पश्चात जो है देखिए ऊपर गया, फिर यहाँ गया, तो इस बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। क्या होता है, जल का अवशोषण हो जाता है और जो कठोर पदार्थ होते हैं, वेस्ट पदार्थ होते हैं, वो जो है बाहर निकल जाते हैं एनस के मध्य। ये मलाशय होते हैं, रेक्टम होता है, और ये होता है गुदा द्वार अर्थात अनाशय के द्वारा, एनस के द्वारा ये बाहर निकल जाते हैं, यानी कि गुदा द्वार के द्वारा ये बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पाचन तंत्र की प्रक्रिया जो है चलती रहती है। मैंने यहीं पर आपको लीवर के बारे में भी बता दिया है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है आपका लीवर, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि लीवर जो कि है 1.5 kg बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है, बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये। 1.5 kg सबसे बड़ी, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है क्या, लीवर ही होती है, जो आपको दिखाई देगी किधर, ये दायां तरफ आपको दिखाई देती है। जबकि आमाशय किधर होता है, बायां तरफ दिखाई देता है। आमाशय जो है इस तरफ दिखाई देता है ना, बायां तरफ दिखाई देता है। जबकि हम लीवर की बात करें तो ये कहाँ तरफ दिखाई देता है, दायां दिखाई देता है। ठीक है, अब नीचे में आपको ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है आपका क्या,
पित्ताशय होता है, इसको हम क्या कहते हैं, गाल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है, यानी कि पित्ताशय। ठीक, ये है आपका पित्ताशय होता है। अब ये जो पित्ताशय होता है बच्चों, यहीं पर ही यहाँ पर क्या होगा, इनसे निकला जो पित्त रस होता है, पित्त रस, यहाँ से लीवर से पित्त रस निकलता है, याद रखेंगे, पित्त रस लीवर से निकलता है, लेकिन इसके अंदर की तरफ देखोगे तो पित्ताशय दिखाई देता है। तो ये जो रस है ये गुलाबी, देखो ये जो पित्ताशय होता है ये भी एक ग्रंथि होती है, सहायक ग्रंथि होती है, जो गुलाबी रंग की होती है, गुलाबी रंग की होती है, गुलाबी रंग की क्या है, पित्ताशय ग्रंथि होती है। अभी डायग्राम में दिखाते जाते हैं, ठीक है, ये इसी से जुड़ा हुआ है। तो लीवर के बारे में बस इतना ही याद रखेंगे, सबसे मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और यहाँ पर क्या होता है, भोजन, देखो कुछ जीवाणु जो होते हैं यहाँ नष्ट हो जाते हैं, कुछ चीज़ों का यहाँ पर पाचन हो जाता है, क्योंकि हर जगह से क्या होगा, एंजाइम्स का ही सिक्रेशन होता है। आगे चल के हम आपको पूरे एंजाइम्स का वर्क बताते जाएंगे कि कौन सा एंजाइम्स क्या क्या चीज़ें करता है। आप इसमें सिर्फ और सिर्फ देखोगे कि कहाँ पर किसका डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यकृत हो गया। आगे देखोगे तो ये है पैंक्रियास। देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, पैंक्रियास अर्थात अग्नाशय दिखाई दे रहा है। अग्नाशय अगर देखोगे तो ये आपको पिंक कलर की कैसी दिखाई देती है, पिंक कलर के आकार की आपको अंग दिखाई देता है, गुलाबी रंग का अंग दिखाई देता है, इसे हम कहते हैं क्या, अग्नाशय कहते हैं। और ये जो पैंक्रियास होता है, ये जो अग्नाशय होता है बच्चों, इसी अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इसे हम कहते हैं अल्फा कोशिका कहते हैं, अल्फा, बीटा कोशिका कहते हैं और लैम्डा कोशिका कहते हैं, ठीक है। अल्फा, बीटा और डेल्टा लिख देती हूँ यहाँ पर, सॉरी गलत हो गया, डेल्टा, अल्फा ऐसे लिखिए आप यहाँ पर। 3 प्रकार के इसमें कोशिकाएं पाई जाती है अग्नाशय में, जो कि है अल्फा, बीटा और डेल्टा, ठीक है। ये जो बीटा सेल होती है बच्चों, बीटा सेल जो होती है, ये जो बीटा कोशिका होती है, इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ठीक है। अब ये 3 प्रकार की इसमें कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट करती है, जो कि डायबिटीज के पेशेंट को दिया जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये है अग्नाशय, ठीक। तो आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि पूरा अंग कैसे कार्य करता है। लीवर क्या करता है, लीवर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये लीवर आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से तो इम्पॉर्टेंट रहता ही है, साथ ही साथ ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। आगे चल के आप जब कंपटीशन एग्जाम भी दोगे तब भी ये सारे छोटी छोटी चीज़ें जो है एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, आपको पता होना चाहिए, जबकि अग्नाशय जो है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। तो ये है आपका पित्त रस, जहाँ से सिक्रेट होता है वो है लीवर, वो कहाँ जाएगा, आपके पित्ताशय में यानी कि गॉल ब्लैडर में जाता है, और दोनों ही कहाँ चले जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं और भोजन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हमारा जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, किस तरीके से कार्य करता है। मज़ा आया होगा पढ़ने में मेरे साथ, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं। तो हमारी अभिप्सा की टीम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है, आशा करती हूँ आप लोग को बहुत ही हेल्प हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। आई होप बच्चों ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी, आप मेरे से अच्छे से पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो बच्चों इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल प्ले पर जाइए, वहाँ पर अभिप्सा एप्लीकेशन है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप वहाँ से कोर्सेज को खरीद सकते हैं। साथ ही साथ आप www.abhipsa.in पर भी जा करके कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। बच्चों इस तरीके से कोर्सेज खरीदने के लिए मेरे द्वारा
द्वारा जो पढ़ाए गए कोर्सेज खरीदने के लिए आप मेरा जो ये कूपन कोड है CHY100 पर उसमें आप अप्लाई करें, जिससे आपको 10% की छूट प्राप्त हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप 8821000987 पर भी जाकर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।